ऑफ एसएचएम। तो अगर x की किसी गिवन वैल्यू के लिए देख लो, किसी एक वैल्यू के लिए, मान लो x इक्वल टू 0 के लिए देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 के लिए देख लेते हैं। तो ये एक एसएचएम करता हुआ पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड 4 होगा और फेज माइनस ओमेगा टी होगा। टी हमने एज्यूम कर लिया। उसी समय जब यहां पे x को 0 रखोगे तो इसका फेज ओमेगा टी जो भी एंगल है उससे 2π/3 ज्यादा होगा। 2π/3 मतलब क्या? 120। इसका मतलब ये जो दूसरा एसएचएम है x इक्वल टू 0 पे, उसका एम्पलीट्यूड है 2 और ये पहले वाले माइनस ओमेगा टी जो भी एंगल है उससे कितना ज्यादा है? π/3 मतलब 60 इंटू 2 120। इसका मतलब इससे कितना एंगल बनाते हुए बच्चों? 120 बनाते हुए यहां पे, ठीक है? 120 बनाते हुए दूसरा वेव है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है। तो जो रिजल्टेंट होगा वेव वो ये होगा। मतलब ये जो साइन का फंक्शन है इसको हम फेजर डायग्राम के फॉर्म में लिख के और उसका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अब पूछा क्या है? एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द वेव दैट फॉर्म बाय द सुपरपोजिशन से जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड और फेज। तो बच्चों 120 एंगल है, 4 और 2 है, 4 और 2 है, उसके बीच का एंगल कितना है? 120। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, यही तो नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन ये कर लेंगे, लेकिन पहले मैं करा दूं, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 प्लस 4 प्लस 16 और ये कितना है? -1/2, -1/2 तो -8। कितना आया ये? कितना है बच्चों? 8 ही आया ना माइनस में? कितना आया ये? 12 आ रहा है क्या? आई थिंक 12 आ रहा है, ठीक है? एम्पलीट्यूड 12 आ रहा है बच्चों। 12 का रूट कितना हो गया? 2√3। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, आंसर तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी फेज हम निकाल देते हैं। तो फेज निकालने का शॉर्टकट मैं बता देता हूं बच्चों। ये 4 है और ये कितना है? 2। इस 4 में से 2 को अलग करो और 2 को अलग करो। ये 2 इस 2 के साथ, ये देखो 120 बना रहा है, तो 2 इक्वल वेक्टर्स जब एक दूसरे से 120 बनाते हैं तो रिजल्टेंट भी 2 ही आता है ना। तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। इसके 2 के कारण, है ना? देखो थोड़ा दिमाग लगा के कितना जल्दी से हो जाएगा। तो इन दो, ये 2 और ये 2 का रिजल्टेंट 2 हो गया और एक 2 यहां पे ऑलरेडी है, तो एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो रिजल्टेंट कितना? और उनके बीच का एंगल ये वाला कितना है? ये 60 है, ये 2 2 है, तो ये भी 60 हो गया, 2√3। कितना हो गया? वो देखो एक लाइन का आंसर। और फेज कितना हो गया? ये पूरा 60 है, तो आधा कितना होगा बच्चों? 30। इसका मतलब वो 30 का फेज होगा, वो देखो π/6 दिख रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से फेजर से देख के फट से हम कर लेंगे, लेकिन देखो कैसे किया मैंने। ये 4 जो था ना उसको 2 और 2 में बांट लिया। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ? ये 2 इस 2 के साथ 120 पे जब लग रहा है, यानी एक वेक्टर 2 है, दूसरा वेक्टर भी 2 ही है, लेकिन 120 एंगल पे है, तो तुम देखोगे कि ये तीनों मिलके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, यानी 2 और 2 का रिजल्टेंट 2 ही हो जाएगा। और वो रिजल्टेंट अगर 2 हो जाएगा तो इसका 2 मिलके ये 2 हो गया, यानी ये 2 गया, ये भी सब खत्म हो गया, यहां पे आ गए। और 2 के बीच का एंगल 60 अगर है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, यानी कितना फेज बनाएगा? 30 बनाएगा। आंसर हमारा ये सिंपल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन 2 सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L1 एंड L2 विथ नेग्लिजिबल स्ट्रिंग मास, यानी पेंडुलम है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, लेंथ L1 L2 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 एंड θ2 है, किसी टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक का थीटा है और दूसरे का θ2 है, फ्रॉम देयर मीन पोजीशन रिस्पेक्टिवली द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ पेंडुलम आर सेम। ओके,
एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 इक्वल टू 2, यानी अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। एंगुलर दिया है तो एंगुलर में क्या ध्यान देते हैं बच्चों? एंगुलर में क्या रिजल्ट है हमारा एक्सेलरेशन का, बताओ। कंडीशन कैसे चमकी? एसएम की हमारी कंडीशन है एक्सेलरेशन इक्वल टू, हाँ, ट्रांसलेशन में एक्स और माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा रोटेशन में। तो यहाँ पे एंगुलर की बात कर रहे हैं ना, तो एंगुलर की बात कर रहे हैं तो क्या करें इसमें बताओ? इसको थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा सा डिस्प्ले हम आज थोड़ा ये वाला कर लें, ठीक। तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा 1 का ना, और माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा 2 का। यही तो कंडीशन है ना सिस्टम की। अच्छा, तो अब बताओ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हमें क्या चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ द पेंडुलम आर सेम। अच्छा, ये दोनों सेम हो गया, देन विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट? अच्छा, दोनों में रिलेशन चाहिए। ओ, तो सिंपल सा, पेंडुलम का ओमेगा कितना होता है बच्चों? ये कट गया। पेंडुलम का ओमेगा बताओ, पेंडुलम का ओमेगा बताओ। नहीं, तुम अपनी जगह पे चलो। हाँ, ओमेगा क्या होता है? अरे टाइम याद है ओमेगा क्या? टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी, टाइम पीरियड 2 बाई एल बाई जी। तो ओमेगा क्या है? जी बाई एल। तो जी बाई एल 1, यही ना, का स्क्वायर थीटा 1, जी बाई एल 2, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा थीटा 2, जी से जी कट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, एल 2 थीटा 1, एल 1 थीटा 2। ये सिंपल सा हमारा रिजल्ट है, सब समझते हैं, यानी 2 के साथ 1 आया है, डी आएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। दो ब्लॉक्स है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कल मैंने कुछ बताया है इस पे, क्या खास बताया? इसको देखते ही मैंने बोला था क्या करना है, क्या खास है इसमें? चलो ठीक है, ऐसे किसी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं, देखना। एक तो होता है कि ऑसिलेशन कर रहा है मास, और उसके ऊपर जेंटली हमने दूसरा मास प्लेस कर दिया, तो नया एम्पलीट्यूड, नई फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन पूछता है। एक क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक ऐसे, जैसे एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है कि मास है, स्प्रिंग से लगा हुआ है और वो ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट। उसके ऊपर दूसरा मास रख दिया, तो कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो कि वो दोनों डिटैच ना हो। तुम समझ गए? जब नीचे आते समय ऐसे डिटैच होगा ना, तो अलग ना हो, साथ साथ ऑसिलेट करे। एक वो क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है इनमें से। जनरली ये दो क्वेश्चन बनते हैं। फिर से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि एक मास ऑसिलेट हो रहा है, कर रहा है, मीन पोजीशन पे जब वो जा रहा है तो जेंटली एक दूसरा मास रख दिया गया, या कहीं एंड पे एक दूसरा मास रख दिया गया धीरे से, तो नया एम्पलीट्यूड, नई फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऐसा पूछ लेगा। एक क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फिर से देखो, एक मास है जिसको स्प्रिंग से जोड़ दिया गया, ठीक है, और वो अपना ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर एक दूसरा मास रख दें, तो तुम समझते हो जब दोनों मास रखेंगे तो वो रखेंगे, वो बंधा नहीं है वो मास, तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये दोनों के अलग होने के चांसेस है ना। तो अगर धीरे ऑसिलेट करेगा तो अलग नहीं होगा, ज्यादा तेज ऑसिलेट करेगा तो, तेज मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेट करेगा तो अलग होने के चांसेस है, और ज्यादा करेगा तो और ज्यादा ऑसिलेट होने के चांसेस है, मतलब अलग होने के चांसेस है। तो वही पूछा जाता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके लिए दोनों अलग ना हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम डिस्प्ले एम्पलीट्यूड जिसके लिए दोनों अलग ना हो। समझ गए? क्लियर है? ओके। तो ये वैसा क्वेश्चन होना चाहिए, देखते पढ़ते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m एंड कैपिटल M are placed on a frictionless table, ये सब frictionless है as shown in a figure. A massless spring with spring constant K is attached with the lower block. If the system is slightly displaced and released, then the time period of small oscillation of two blocks, टाइम पीरियड पूछा है, इसका टाइम पीरियड सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, अच्छा उनका एक्सेलरेशन कितना होगा? द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं। एक्सेलरेशन मतलब मास पता है, टाइम पीरियड पता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा किसी एक्स के लिए। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक, ओके।
मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? क्या करोगे? फ्रिक्शन फोर्स आते ही क्या वर्ड याद आना है? चेक। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मास इसके ऊपर रेस्ट पे है कि मोशन में, यानी रेस्ट पे है कि मोशन में, यही तो चेक करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए ये ठीक है, आंसर आता है, देखते हैं। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अपर ब्लॉक, वही एम्पलीट्यूड ऑफ अपर ब्लॉक पूछा है टोटल, ये वही वाली बात है जो मैंने अभी कहा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसके लिए दोनों डज नॉट स्लिप, ये तो वही वाला पार्ट है, लेकिन ये कंबाइन कर दिया है, 3-4 क्वेश्चन बना दिया। तो बच्चों ये मास एक नहीं है, दो है, अगर साथ में चल रहा है तो एक नहीं दो मास है। तो पहला आंसर क्वेश्चन थर्ड है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हाँ थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, भाई टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड पूछा है ना, 2π√m/k। मास ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा, ऐसे रटाया था। तो मास ज्यादा, कितना है टोटल मास यहाँ पे? m+m/k। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला आंसर सही है। चलो ये पहला तो सही है। दूसरा, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है किसी टाइम पे बच्चों? -ω²x। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस छोड़ देते हैं। ओमेगा कितना है? स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो टाइम पीरियड ये है, ओमेगा कितना है? k/m प्लस कैपिटल M, यही है ना, इंटू x, माइनस हटा दो, सही है। तो मेरे ख्याल से द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सही होना चाहिए, माइनस का ध्यान नहीं रखा है मेरे ख्याल से इसने, कहीं ऐसा ना हो कि माइनस के कारण गड़बड़ कर दे, तो थोड़ा देख के, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हम क्या लगाए, माइनस होना चाहिए, ये तो पक्का है, लेकिन उसने दिया नहीं है। अगले वाले में जबकि मॉड दिया वो अच्छा है, यहाँ पे कुछ देना चाहिए। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको अभी मैं सही मानता हूँ, जबकि उसको माइनस प्लस का ध्यान रखना चाहिए ना, गलत हो सकता है। चलो नेक्स्ट वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक, ओके थर्ड। तो बच्चों ये एक्सेलरेशन है ना, अगर ये पूरा सिस्टम इतने से एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये पूरा सिस्टम इतने से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर वाला मास भी इतने से एक्सेलरेट कर रहा होगा। नीचे वाले मास को ये स्प्रिंग फोर्स दे देगी ऑसिलेट करने के लिए, ऊपर वाले को कौन देगा? फिर से, ऊपर वाले को कौन देगा? नीचे वाला क्या? कैसे? नीचे वाले से कैसे मिलेगा ऊपर वाले को? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण मिलेगा? तो नीचे वाला मास नहीं देगा उसको फोर्स, फ्रिक्शन देगा फोर्स, है ना। इसका मतलब ऊपर वाले को एक्सलेट होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, जो फोर्स चाहिए जो कौन देगा? फ्रिक्शन फोर्स, यही ना। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं? फिर से सेंटेंस देखो, ऊपर वाले मास को एक्सेलरेट होने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स, दोनों के बीच का। हाँ, यानी कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऊपर वाला जो मास है नीचे वाले मास से अटैच होगा ऐसे, और एक्सलेट हो रहा है जितने से, तो ये भी एक्सलेट हो रहा होगा उतने से, तो नेचुरली जो फ्रिक्शन फोर्स है वही, मैंने बोला था फ्रिक्शन इज जस्ट लाइक ए थ्रेड, वो एक्ट करेगा उस मास पे और उसको आगे की तरफ ले जाएगा। क्लियर? तो बच्चों इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन ही तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। भाई इसको एक्सलेट ए से कर रहे हैं तो कितना लगाना पड़ेगा? एम ए। तो एम किसका? छोटा वाला। ए किसका? पूरे का, सिस्टम का, साथ में जाना है। और वो कितना था हमने पहले निकाला था? ये के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, यही ना, इंटू एक्स। ये तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। कोई कंफ्यूजन? समझ गए ये? तो ये हो गया तुम्हारा, यानी आंसर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। हो गया कि नहीं? गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा और वो क्या दिया है? म्यू भी दे दिया है, तो गलत हो गया ना। फ्रिक्शन फोर्स तो एम है, ये होगा, वहां पे म्यू दे दिया है, म्यू के साथ तो आर आता है ना, ये तो नहीं आता, यानी थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? सी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ को देख लेते हैं। सूर्या, आवाज ना करो उधर। नेक्स्ट वन, फोर्थ,
द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ इट डज नॉट स्लिप। ओके, अब बच्चों ये सही दिख रहा है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा अभी। तो बच्चों ये क्या है, किसी टाइम पे रिक्वायर्ड फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? ये मैक्सिमम कब होगा? जब वो अपने एम्पलीट्यूड पे जाएगा। कहां पे जाएगा? यानी फोर्स की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कहां होगी? मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं? अपर मास को अगर साथ में एक्सलेट करना है तो सबसे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट कहां होगी? ऊपर, मतलब एम्पलीट्यूड पे। क्यों? क्योंकि जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सिस्टम का मैक्सिमम। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फोर्स की तो एक औकात है, फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स की एक, तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम फोर्स अगर फ्रिक्शन दे पाए तब तक तो सेफ है। मान लो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए तो तब तो गिर जाएगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक, ठीक, इफ डज नॉट स्लिप, स्लिप नहीं करना है। तो स्लिप नहीं करना है इसका मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है फ्रिक्शन, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट यही है, m इंटू के अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू ए। यहां पे ए कर दो, क्यों? मैक्सिमम की बात हो रही है ना। मस्ट बी फुलफिल्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है? उस औकात, उस कंडीशन में जब सरकने वाला है। अरे चेक करते हैं ना, तो सरकने वाला है, यानी कौन सी कंडीशन है ये? फ्रिक्शन फोर्स की कौन सी कंडीशन है? फ्रिक्शन फोर्स में 3 कंडीशन पढ़ी हमने, कौन कौन सी? ये वाली है ना। अरे सरकने वाले तो कौन सी कंडीशन है? समझ गए? तो लिमिटिंग है, तो क्या हो जाएगा उस समय? म्यू आर, और आर कौन है? स्मॉल एम जी। अरे यार यही है ना। तो ये फोर्स जो रिक्वायर्ड है, ध्यान से, गलती गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है ना। ये फोर्स जो तुम्हें रिक्वायर्ड है इनटू एम्पलीट्यूड है, ये रिक्वायर्ड फोर्स है। ये देखो, ये किसी x के लिए फोर्स है, तो ये मैक्सिमम फोर्स है, दैट इज एट x इक्वल टू a। और मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये है, इसलिए ये इसको जब तक प्रोवाइड करेगा तब तक स्लिप नहीं होगा। सही ना? तो हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड इससे लेस देन और इक्वल टू ऐसा होना चाहिए। और हमें इक्वल की बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो म्यू की किसकी वैल्यू चाहिए हमें? मैक्सिमम ए की वैल्यू। कौन बताएगा? एम से एम कटा, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? ए मस्ट बी लेस देन म्यू एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी अपॉन के। क्या यही ऑप्शन है? हाँ। तो इसका मतलब कि आंसर कौन सा हो सकता है? डी भी हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैन बी, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी, ये होगा क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स तो अपर वाले के का डायरेक्शन का है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। यानी आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। चलो ठीक, सिंपल। अच्छा क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा मतलब टफ नहीं, अच्छा मतलब सारी चीजें एक दो मास सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी थी, एक बच गया बस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछ लेता नया, या ऐसा कुछ। समझ गए ना? मतलब एक क्वेश्चन और बनता है उस पर, बस ये ध्यान रखना। बच्चों वाला पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही फिर से दोबारा आ गया है। पहला वाला वेव का था, अब ये किसका है? एसएम का है ना बच्चों? तो चलिए बताइए क्या करेंगे यहां पे। कल मैंने सुपरपोजिशन पढ़ाया था, सुपरपोजिशन में दो केस क्या पढ़ाया था जल्दी से? सेम डायरेक्शन में होगा और परपेंडिकुलर। ये कौन सी डायरेक्शन में सेम की परपेंडिकुलर? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जस्ट वेक्टर सम होता है ना, इलिप्स इलिप्स वाला केस नहीं बनता। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन, तो ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बोलो, ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे? फेजर डायग्राम बना के। क्या बना के? पहले का फेजर डायग्राम कितने एंगल पे बनेगा? 5t। दूसरे का फेजर डायग्राम 5t प्लस 6t। तो पहले पहले का फेजर डायग्राम बनाते समय मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों? √7। √7 कितने पे है? 5t पे, कुछ भी 5t का ही मान लो। दूसरा कितना है उससे?
2√7 कितना है आगे है वो 60 डिग्री आगे है 60 डिग्री ना। तो एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है दोनों के बीच में √7 नहीं है दोनों के बीच एंगल 60 है। तो एम्पलीट्यूड पूछा है क्या देखो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ठीक है यानी एम्पलीट्यूड निकाल के ओमेगा तो दिया ही है ओमेगा टी से 5 ओमेगा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है क्या पूछा है तो बताओ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 5 टी में ओमेगा टी 5 है ना जिसका मतलब कि 5 हो गया यानी ये तो हो गया 5 तो 25 अब एम्पलीट्यूड की बारी है मॉड की बात करेंगे तो माइनस हट जाएगा एम्पलीट्यूड निकल जाए तो काम बन जाए तो एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा √7 और 2√7 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 into 7 है ना 2ab 2ab तो 4 into 7 ये भी आएगा और cos 60 1/2 सॉल्व कर लेना 2 से 2 कटा 4 2 6 7 7 7 स्क्वायर 7 आएगा आंसर ये 2 हो गया 2 7 है 4 7 है और 1 7 है कुल कितने 7 हो गए 7 7 हो गए पता नहीं क्या बोलते हैं ठीक 2 7 है 4 7 है और एक और 7 है तो कुल कितने 7 है 7 7 है यानी 7 है ठीक बढ़िया तो 7 7 है तो आंसर कितना है बच्चों 25 7 25 7 मतलब 175 ये कैसे लग गया अपने आप हमने लगाया क्या ओह सॉरी हमने लगाया क्या नहीं ना पता नहीं कैसे लग गया ठीक है आसान है वो देखो बच्चों जल्दी से फटाफट two bodies A and B of equal masses are suspended from two massless springs of spring constant K1 K2 respectively. The bodies oscillate vertically such that their amplitude are equal. दोनों का एम्पलीट्यूड कितना होगा इक्वल है बच्चों द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी एम्पलीट्यूड इक्वल है तो वेलोसिटी ओहो वेलोसिटी क्या होती है बताएगा कोई मैक्सिमम वेलोसिटी है ना मैक्सिमम वेलोसिटी कौन बताएगा तुम लोग नहीं मैक्सिमम बोलो ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी तो ए ओमेगा कुछ पढ़ के आए या बस ऐसे ही कुछ तो पढ़ो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है मैक्सिमम मैंने इसमें सारा वीडियोस डाला है इसीलिए उसको देख के काम खत्म करो ना इतना इंतजार किस बात का जो लोग एब्सेंट थे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बोल रखा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ओके तो वेलोसिटी मैक्स 1 over velocity max 2 must be equal to a1 omega 1 upon a2 omega 2 यही ना बच्चों लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रखा है क्या लिखा है क्या एम्पलीट्यूड सेम लिखा है ना तो ये तो कट गया ओमेगा का रेशियो आ गया और ओमेगा क्या होता है रूट के बाई एम तो रूट के 1 बाई रूट के 2 क्योंकि मास भी इक्वल है मास भी क्या है इक्वल तो आंसर k1 बाई k2 का रूट यही ना बच्चों चलिए जल्दी से पढ़िए परेशान है एकदम सही है नहीं एक्सपैंड होने के लिए थोड़ा सा और सरक जाता तो दिखता ना वो मान ही नहीं रहे बात एकदम से चलो बच्चों पढ़ते जाओ काम खत्म करो बताओ नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों चलिए
अच्छा देख लिया तुमने। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ओके, अर्थ है, माउंटेन है, यहाँ की बात कर रहा है और यहाँ की बात कर रहा है, तो ग्रेविटी कहाँ की ज्यादा होगी? 1 की 2 की? 2 की। कहाँ की ज्यादा होगी? 2 की। डेप्थ में नहीं होती है, डेप्थ में कम हो जाती है फिर से। मैक्सिमम कहाँ पे होती है बच्चों? सरफेस पे। तो सरफेस पे मैक्सिमम होती है, तो डेप्थ में जाओगे तो भी कम होगा, ऊपर जाओगे तो भी कम होगा। सही। तो यहाँ पे द टाइम पीरियड ऑफ इज लॉन्गर, यानी टाइम पीरियड बड़ा होगा। तो टाइम पीरियड होता क्या है? 2 पाई रूट एल बाई जी, और ऊपर जी क्या है? कम, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये पहला तो सही है, सही है ना पहला? दूसरा बताओ, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीज विथ इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एकदम सही है, एकदम सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सही ना? चलो आगे पढ़िए। इनिशियल पोजीशन दिया है x0, एंड मोमेंटम दिया है, मोमेंटम मतलब m/v दिया है ना बच्चों, m/v0 दिया है, दैट इज p0 is enough to determine the position and momentum at any time t for simple harmonic motion with given angular frequency। फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है, किसी एक जगह का पोजीशन और मोमेंटम अगर दिया है किसी एक जगह का, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो किसी दूसरी जगह का किसी टाइम पे हम मोमेंटम और पोजीशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि पोजीशन या मोमेंटम कुछ भी हम तब निकाल सकते हैं जब हम y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई को सही से क्या कर पाए? रिप्रेजेंट कर पाए। अगर मैं एक इक्वेशन लिख पाऊं तो मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी निकाल सकता हूं, यही मतलब हुआ ना? तो अब बताओ, यहां पे ओमेगा दे रखा है कि नहीं? ठीक है। इनिशियल पोजीशन दे रखी है, क्या दे रखी है? इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब फाई निकलेगा, इससे क्या निकलेगा? बस एक चीज और निकल जाए, एम्पलीट्यूड। क्लियर? देखो मैं कैसे कर रहा हूं उसको देखो। जो क्वेश्चन दिया है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एक एंगुलर, हमें कोई भी एसएम को हम ठीक से एक्सप्लेन तब कर पाएंगे, हम सारी इंफॉर्मेशन तब निकल पाएंगे जब हम उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर मैं उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पाऊं, लिख पाऊं इक्वेशन को, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है। अब उस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे चाहिए क्या? 1, 2 और 3, 3 क्वांटिटी चाहिए टोटल, जिसमें एक ओमेगा दे रखा है लास्ट लाइन, इनिशियल दे रखा है तो फाई दे रखा है, एम्पलीट्यूड बस निकल जाए। लेकिन एक्स नॉट के साथ पी नॉट भी तो दिया है। एक्स नॉट के साथ क्या दिया है? पी नॉट। तो एक्स नॉट के साथ अगर पी नॉट दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो दिया है बच्चों, पी नॉट का मतलब क्या? वेलोसिटी दे रखी है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होती है? वी की वैल्यू क्या होती है किसी जगह पे? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस, यानी एक्स नॉट का स्क्वायर, यही ना बच्चों? बोलिए। बस। तो अगर ये दे रखा है तो तुम्हें इससे क्या निकल जाएगा? एम्पलीट्यूड। क्या निकल जाएगा? तो एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा। क्लियर? और एम्पलीट्यूड निकल गया तो ओमेगा निकल गया, फाई निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया, सब निकल गया, यानी सारी इंफॉर्मेशन हम इसकी निकाल सकते हैं। तो एक पहला तो सही है। दूसरा, एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वही बात है, तो इसका मतलब कि दूसरा भी सही है। भाई एम्पलीट्यूड और फेज को हमने पी नॉट और एक्स नॉट के टर्म में रिप्रेजेंट किया ना, इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? ये तो जनरल चीज हो गई ना। क्लियर? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? ये अपने आप कैसे हो जा रहा है? अच्छा, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक, सही है ना ये? आगे समझ में? ठीक, क्या क्वेश्चन? 8 पढ़िए।
पढ़िए देखिए, एसएम के बहुत सारे टाइप मैंने पढ़ाए हैं, उसमें से एक टाइप ये है। कौन सा वाला है ये? एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बस ओमेगा 1/2 है, वो बात की बात है। ये ना बच्चों, एक्स नॉट 1 एम्पलीट्यूड दिया है। तो बताओ क्या करें इसको एसएम में बदलने के लिए, क्या करें? कोई बोलेगा? साइन 2 थीटा के टर्म में बदल दें, तो कैसे करें? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, तो एक्स नॉट बाई 2, इसको क्या ले सकते हैं बच्चों? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यही तो होगा। चेक करो तो, ये होगा, बोलिए। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब कि हमारा जो x है किसी टाइम पे, वो x नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी है ना? हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो क्या करूं? काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या करूं ना? वेलोसिटी निकाल दूं। क्या निकाल दूं? हाँ हाँ हाँ, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? ये तो जीरो हो जाएगा। ये एसएचएम है कहां के अबाउट? कौन बताएगा किसके अबाउट एसएचएम है? y इक्वल टू x इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 के अबाउट एसएम है। और कितने फ्रीक्वेंसी का है? डबल। तो याद कर लेना कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एम्पलीट्यूड एक्स नॉट बाई 2 हो जाता है। कितना हो जाता है? और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी डबल। ओमेगा दिख रही है तो 2 ओमेगा हो जाती है। तो अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट कर तो ये जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स नॉट बाई 2, यहाँ पे 2 ओमेगा डिफरेंशिएट करके आएगा ना, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी प्लस में, ये हो जाएगा ना? तो क्या लगता है इसका? अगर वेलोसिटी ये है तो इसका स्क्वायर करोगे तो साइन का फंक्शन होगा ना? किसका फंक्शन होगा? साइन स्क्वायर का। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा विल बी फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी, ये होगा। और साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना? नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर बनता है ना? साइन स्क्वायर ग्राफ ऊपर बनता है, यानी ग्राफ ऐसा होना चाहिए। तो पहला, दूसरा नहीं है, कॉस का फंक्शन है वो, तीसरा, चौथा, ये है, यही है। किसी को कोई कंफ्यूजन देख लो, बता दो। ये तो साइन स्क्वायर का फंक्शन है। फिर से देखो क्या किया हमने, फंक्शन ये था, हमने क्या किया, उससे क्या निकाल दिया? हाँ, एसएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिससे हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है। तुम यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते थे, सीधा डिफरेंशिएट करके भी आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा पढ़ा है तो ऐसा मैंने बताया, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, एक चलता रहे। नहीं तो तुम सीधा डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। सही है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। चलिए जल्दी से फास्ट, ये भी कर चुके हैं, छोड़ दें? चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन भी जा रहे हैं ना। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड 2 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड दे रखा है और एम्पलीट्यूड दे रखा है। लो, एम्पलीट्यूड दे दिया है 1 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दे दिया तो ओमेगा निकल जाएगा, सब समझते हैं। और टाइम पीरियड और ओमेगा निकल गया तो पूरा इक्वेशन निकल गया, इनिशियल बस पोजीशन अगर पता हो तो। आगे, डी एंड डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ओके ओके ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फिर से कर लेना, ठीक है। तो बच्चों 12.5 सेकंड की बात हो रही है। तो मैंने बताया है कि सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह से एसएम को देखना ज्यादा आसान है ना, कि प्रोजेक्शन की तरह से। तो अगर मान लो मेरा मास ये है और ये यहां से लेके ऐसे तक ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है और हमें 12.5 सेकंड की बात कर रहा है। तो 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक साइकिल 2 सेकंड का है, तो ऐसे ऐसे कितने साइकिल? 6 ना। 2 सेकंड तो 12, तो ये हो गए, यानी साइकिल कंप्लीट तो 6 यहां पे हो गई, हुई कि नहीं?
उसके बाद क्या हुई, 0.5 सेकंड और है, तो पूरा जाने में 2 सेकंड, तो 0.5 जाने का मतलब यहां तक जाएगा ना, तो यहां तक तो चलो मीन पोजीशन है, यही तो गया ना। इसका मतलब कुल कितने चक्कर मारे उसने, 6 और 1/4, तो 6 चक्कर मारेगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा, 2 पाई आर 2 पाई आर 6 बार ना, तो कितना हो जाएगा 12 पाई आर, आर एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो डिस्टेंस चक्कर में ये हुआ, और प्लस एक और चला ना, तो प्लस ए, देखो तो कोई दिक्कत, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एम्पलीट्यूड, एक मिनट, क्या क्या दिया है, अच्छा 1 सेंटीमीटर दिया है, विथ टेम्परेट इतना, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, अच्छा एम्पलीट्यूड, सॉरी क्या कर रहा हूँ, पाई नहीं बच्चों, समझ गए ना, अरे ऊपर जाएगा और फिर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर एक आएगा, 4 सेंटीमीटर चलेगा, क्या कर रहा हूँ, तो एक चक्कर में 4 सेंटीमीटर चलेगा, तो 12 में मतलब 6 ना, 6 में कितना चलेगा, 24 सेंटीमीटर, ये सर्किल पे थोड़ी जाता है, सर्किल तो हम देखने के लिए करते, तो ये, रुक जाना भाई, ये ऐसे जाएगा, तो एक चक्कर में 1 2 3 4 एम्पलीट्यूड चलेगा एक चक्कर में, तो 6 चक्कर में 24 और एक और 25, तो 25 ये चला, 25 एम्पलीट्यूड ये चला, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, एक एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक एम्पलीट्यूड, रेशियो कितना हुआ 25, हाँ ठीक है, ठीक, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था वो समझने के लिए, चलिए बताइए, एलाइट हॉलो क्यूब, हाँ ये मैंने कराया है, तुम्हें याद होगा तो, है ना, देखो बच्चों, हमने इसको ऐसे किया था, पानी है, इसमें क्यूब की जगह पे हमने सिलेंडर डाल दिया था, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एरिया से मतलब होता है, या वॉल्यूम डिस्प्लेस से मतलब होता है, यही ना, तो तुम्हें याद होगा तो इसका फॉर्मूला लिखा है, तो मैंने कहा था कि रट डालना, 2 पाई रूट एल नॉट, कौन सा पार्ट है बच्चों, डूबा हुआ पार्ट, यही ना, तो अगर मैं डूबा हुआ पार्ट निकाल दूं तो काम बन जाएगा, और डूबा हुआ पार्ट कैसे निकलेगा, बेंजीन मस्ट बी इक्वल टू वेट, तो इसने क्या क्या दिया है एक बार देखो तो, क्या क्या चाहिए उसमें, मास दिया हुआ है, तो मास दिया है तो फिर तो तुम समझ रहे हो, मास दिया तो पूरा ही लाना पड़ेगा, ठीक, तो एल नॉट को हटा देते हैं, एल नॉट को कैसे हटाएंगे, मास के टर्म में, एरिया कितना है बच्चों, ए, एरिया दिया है, हमें जो जो चाहिए वो पता तो चले, वाटर में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कि हम वाटर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मास 10 ग्राम है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, हमें बस उसके टर्म में आंसर चाहिए, तो एरिया, चलो एक बार देख लेते हैं, इंटू एल नॉट, एरिया इंटू एल नॉट, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1000 होता है, इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ये कटा, बोलो बच्चों, तो एल नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एल नॉट की जगह पे लिख सकते हैं मास अपॉन एरिया इंटू एल नॉट, सॉरी 1000, यही ना, तो एल नॉट की जगह पे ये रख देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 पाई रूट एम अपॉन, एक चीज कम दिया है ऐसा लग रहा है मुझे, एरिया दिया है, एरिया दिया है नहीं ना, अच्छा साइड लेंथ दिया है, तब ठीक है, एरिया निकल जाएगा, सिंपल, ठीक, 2 पाई रूट एम कितना है बच्चों, 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10 की पावर -3 केजी में ना, एरिया कितना दे रखा था 10,
क्यूब है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 0.01 मीटर स्क्वायर, यही ना, इंटू 1000 इंटू 10 और काम खत्म करो, कितना हुआ ये पॉइंट 1/10 है ना, 1/100 है ना, तो ये गया और ये गया, सही। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? मास है 10 ग्राम, सही है। 10 सेंटीमीटर, ये भी सही है। दिक्कत कहाँ है, आंसर कहाँ गलत हो रहा है? फिर से बच्चों, टाइम पीरियड पूछा है ना? अच्छा वो, ठीक है, ओके, समझ गया, सही है वो। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, ये 100 है, तो कितना कटेगा, ये तो चला ही गया, 100 से एक और कट जाएगा और 10 की पावर -4 होगा, 10 की पावर -4 बाहर आके 10 की पावर -2 होगा, तो कितना आंसर आएगा, y कितना है, 2 है, y कितना है, 2। समझ गए बच्चों? चलिए पढ़िए, खत्म करिए। A simple pendulum is taken to a planet जिसका मास 4 गुना है और रेडियस 2 गुना है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो टाइम पीरियड, तो बच्चों ग्रेविटी क्या होती है अर्थ की, Gm/r²। नया जो प्लेनेट है, न्यू प्लेनेट, उसमें जी तो वही है, लगेगा, m कितना होता है, 4 टाइम्स है, लेकिन रेडियस 2 गुना है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4r², कट के वही आ जाएगा g डैश, यानी दोनों प्लेनेट पे जी क्या है, सेम। अब क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन द सेम, सही है, क्योंकि जी सेम है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। दूसरा, द मास ऑफ प्लैनेट रिमेन अनचेंज एट अर्थ एंड मास, वेट नहीं, मास ऑफ पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट, मास तो हमेशा अनचेंज रहता है, मास से क्या लेना देना, और मास कोई वेट थोड़ी है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, सही है, लेकिन मास अनचेंज रहेगा, बात तो सही है, तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही तो है। मैं तो समझता हूं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, मास से क्या लेना देना, अगर आगे ग्रेविटी और मतलब रेडियस और कुछ और अलग हो जाता मास उसका, तो सब बदल जाता ना आंसर। थोड़ा कचरा है ये क्वेश्चन, हमें चाहिए क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है डी सही रहेगा एक्सप्लेनेशन। भाई मास से क्या लेना देना, ग्रेविटी मतलब क्या सेम होना चाहिए, मतलब क्या अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए, रेडियस और मास ऑफ प्लेनेट। तो वो मास से डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के मास से डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही होगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है असर्शन एंड रीजन, ध्यान से दिमाग लगा के करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट, ए पार्टिकुलर मास इतना केजी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। ओमेगा स्क्वायर 50 है ना बच्चों, अरे यार छोड़ दो, ये तो बेकार क्वेश्चन। ओमेगा स्क्वायर कितना है, 50, और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √50, √50 मतलब क्या, 2 पाई रूट, टाइम पीरियड चाहिए ना, टाइम पीरियड चाहिए, तो ये ओमेगा 2 पाई/t होता है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई/√50, ये हो गया ना, देखो तो, टू पाई √5, √10 जो है लगभग पाई होता है, ये कट जाएगा, यही ना, ये 35 कहां से आ गया, कुछ गलत हो गया क्या, देखो तो बच्चों,
अच्छा हाँ, ये पॉइंट मास भी तो दिया है ना, हमने गड़बड़ कर दिया, सॉरी बच्चों। हाँ, ये थोड़ी गलती हो गई। एम होता है ना, वो फोर्स एक्सेलरेशन थोड़ी दिया है। फिर से ये फोर्स दिया बच्चों, तो एम ओमेगा स्क्वायर कितना है? 50। एम ओमेगा स्क्वायर कितना है? 50। तो ओमेगा कितना हो जाएगा स्क्वायर? 50/0.5 का क्या रूट, कितना आएगा ये? 10। कितना आएगा? 10। और हमें क्या पूछा है अब? टाइम पीरियड। तो t इज 2π/10। क्या सही है? 2π/10 गलत तो नहीं है? अब देख लेना भाई। तो पाई की वैल्यू 22/7 करो, 2 × 22/7 और ये 10 कितना? 5 32 हो गया, वही दिया है। तो आंसर कितना आएगा? 22। ठीक, आगे बढ़िए, चलिए फास्ट करिए और बताइए कौन सा टॉपिक है ये? पोजीशन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, कौन सा टॉपिक है? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, याद है? अरे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी जगह पे दे रखा है, तो पोजीशन और वेलोसिटी में एक रिलेशन हमें पता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन पता है। इन दो रिलेशन से क्या मिल जाएगा? बाकी लोग भी कुछ बोलेंगे। वेलोसिटी और पोजीशन में कुछ रिलेशन याद है? v इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम माइनस एक्चुअल, याद आया ये? और ऐसे ही एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस एक्चुअल वेलोसिटी। अरे होगा ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कौन होती है? ए ओमेगा। तो तुम्हें किसी जगह का x और v दे रखा है, तो ओमेगा और a में एक रिलेशन मिलेगा। ऐसे ही a और b दे रखा है, तो ओमेगा और a में एक और रिलेशन मिलेगा। दोनों से क्या मिल जाएगा? एम्पलीट्यूड। बल्कि सीधा डिवाइड कर दो a को y मतलब x से, तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, सीधा मिल जाएगा, है ना? तो ये कितना है बोलो? एम्पलीट्यूड चाहिए क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम जो भी, मैं तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हूं अभी, केवल ये देख रहा हूं कि दिया क्या है, उससे पता कैसे चले कि हम कहां पहुंच रहे हैं। तो तुम्हें याद है ये सब चीजें? कहां पढ़ा है हमने? पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? एसएचएम होता क्या है। दूसरा, एचएम की कंडीशन और इक्वेशन कौन से हैं जो एचएम शो करते हैं। तीसरा पढ़ा था उस इक्वेशन से क्या प्रॉपर्टीज हमने निकाली, वो सारी प्रॉपर्टीज है ये। तो तीसरा टॉपिक यही था, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इन सब पे आपस में रिलेशन, वही तो है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है बताओ? 16। और पोजीशन कितना है? 4। तो ये दोनों, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 4। तो ओमेगा 2 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर है, रूट ले लिया। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन कंफ्यूज मत हो, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा ना। क्या आएगा? अब, और तुम जो बता रही थी अभी वो मैक्सिमम है, वो नहीं होगा, ये यहाँ पे, ये सही है। इससे क्या आगे बच्चों? ओमेगा। अब वो देखो, पहला एक क्वेश्चन था जहां पे ओमेगा दिया हुआ था और बाकी पूछ रहा था। अब किसी इक्वेशन में, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, किसी में रख दो, ए आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी रखी है? 2। इसको रख रहे हैं। ओमेगा हमारा कितना आया? 2। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? 4। एक्स कितना दे रखा है? एम्पलीट्यूड हमें चाहिए, सॉरी, एम्पलीट्यूड हमें चाहिए, और एक्स कितना दे रखा है? 4। तो 16। ए आ गया, समझे? तो ऐसे ही करना होता है। फिर से सुनो, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में किसी भी टाइम पे ये रिलेशन है, उससे तुम्हें क्या मिल गया? ओमेगा। एक बार ओमेगा मिल गया तो इस इक्वेशन में देखो अननोन कौन है? ए और ओमेगा। लेकिन ओमेगा मिल चुका है तो ये निकल जाएगा, इसमें भी मिल जाता, इससे भी आ जाता, ये भी तो वही है, समझे कि नहीं? बोलो भाई, लेकिन इससे थोड़ा
टिपिकल हो जाता है, क्यों? ओमेगा अंदर भी है, बाहर भी, यहाँ भी रखना पड़ता है, यहाँ भी रखना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है और कुछ। ठीक है, मैं सॉल्व ना करूँ ना? करूँ? कितना है बताओ? 2 से 2 कट गया, 16 आ रहा है आंसर। 16 आ रहा है ना? हाँ? नहीं नहीं, ये देखो ना। अच्छा हाँ क्या कर रहा हूँ, सॉरी। 17, ओके सॉरी बच्चों। +1 तो क्या नहीं, 1 1 काट के सीधा उधर कर दिया ना। ठीक, चलिए जल्दी से। कब बोला था इसका टेस्ट? हाँ? इसी का 11th वालों को ही बोला है। ठीक, तो दोनों लोग तैयार कर ले। SHM आएगा केवल। ठीक है, सारा वीडियो डाला हूँ, काम खत्म करो। सही, देखो उसको, और नहीं तो कल टाइम है, पूछो। कल परसों अभी टाइम है ना, 2-3 दिन। पूछो उसको आज ही, इसको शुरू करो, बहुत सबसे आसान चैप्टर है ये। तुम देख लो, एक भी क्वेश्चन परेशान कर रहे क्या? जबकि ये टफ, रिलेटिवली टफ माना जाता है इसको, जबकि लेकिन है बहुत कॉम्पैक्ट, एकदम गिने चुने पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स अगर कोई याद कर लेगा तो दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से, ठीक से तैयार नहीं है, छुट्टी ज्यादा बना ली हो नहीं? बताइए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना केजी, कोशिश करो, खत्म करो उसको, कोशिश करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना केजी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग दिस, विद अलोंग एक्स एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी दिस, एक्स एक्सिस के अलोंग है। जब यहां पे है तो ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी इतनी है, यहां पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। कितना सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी कितनी है? और टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओमेगा दिया है क्या? फ्रीक्वेंसी दिया तो ओमेगा निकल जाएगा। अरे बोलो बच्चों, तो फिर से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जुड़ के टोटल एनर्जी आई, कितनी आई टोटल एनर्जी? 0.9 जूल, यही ना बच्चों? और टोटल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्या दिया है यहाँ पे? ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू रख के अपना m 2 पाई 4 पाई स्क्वायर है ना, l बाई नहीं f स्क्वायर, यही ना? 4 पाई स्क्वायर, अरे 2 पाई f ना फ्रीक्वेंसी होता है, f क्या हो जाएगा? 25 बाई, तो 625 बाई पाई स्क्वायर, ये होगा ना, इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0.9। चेक करो तो m की वैल्यू कितनी है? 0.2 kg। हाफ m ओमेगा 2 पाई f होता है, 2 पाई f फ्रीक्वेंसी है ना, वो हर्ट्ज में दिख रहा है, तो यही है इंटू ओमेगा ए स्क्वायर। कितना आएगा? पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, ये कटा 2 से, ये 0.2 है तो ये दोनों मिलके 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, तो 0.9 अपॉन 0.4 इंटू 625 इज ए स्क्वायर, तो ये रूट हो गया, पॉइंट से ये कट गया, 9 का रूट 3 होता है, 4 का 2 होता है, इसका 25 होता है, यही तो ये आया। कितना आया? 50, 6 से 0.6 टाइप का कुछ आ रहा है? अरे बोलो, ऐसे नहीं आ रहा तो ये 50 आ रहा है ना बच्चों? 50 आ रहा है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो? हमें 100 बनना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? 100। ये कितना है? 6। और इस मीटर बदलना है, किसमें? सेंटीमीटर में कि मीटर में? सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, ये मीटर में आया है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें बदल जाएगा? तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये तो आया एम्पलीट्यूड। ये किस में आता है? मीटर में। सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 कट जाएगा, समझे कि नहीं? 6।
चलिए खत्म करिए, बोलिए। A particle is doing simple harmonic motion of amplitude 0.06 and time period, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी, अरे एम्पलीट्यूड दिया, टाइम पीरियड, इससे गंदा क्वेश्चन है। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है बच्चों? ए ओमेगा। दोनों दिया है, छोड़ देते हैं, इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन बाय ए, टोटल if mass of oscillating particle P is doubled, the new energy of system for same amplitude. एम्पलीट्यूड सेम है, मास को डबल करने से नई टोटल एनर्जी पूछा है। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है बच्चों? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब नई एनर्जी फाइनल हाफ, मास को क्या किया? डबल, तो 2m। एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। फ्रीक्वेंसी का क्या है? सेम रहेगा कि डिफरेंट? ओमेगा जो है मास के इनवर्सली होता है ना, ओमेगा होता है ना एम के बाई एम, समझे कि नहीं? इसका मतलब कि ओमेगा के मास पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, एसएम करते हुए पार्टिकल को तुम क्या एज्यूम कर लोगे? स्प्रिंग मास सिस्टम बोलेगा, आगे से नहीं बोलेगा तो भी स्प्रिंग मास सिस्टम दिमाग में रख लेना। मैंने शुरू में ही बताया था कि स्प्रिंग मास सिस्टम को ज्यादा ध्यान में रख के क्वेश्चन बनते हैं, सही? तो यहाँ पे ओमेगा क्या है? के बाई एम, के बाई एम, एम से एम, और के में कोई चेंज कर रहे हैं क्या हम लोग? जब के में चेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब एनर्जी कितनी दोगुना हो गई क्या? मास को दोगुना किया था क्या? अच्छा अच्छा, ये भी तो दोगुना हो जाएगा फिर। अरे मास दोगुना किया था दोनों में, तो ये भी पूरा गया। इसका मतलब एनर्जी क्या रहेगी? सेम, एनर्जी सेम रहेगी। ऑप्शन सही। कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। इसको ध्यान रखना बच्चों, कैसे किया है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो लड़की अंकिता ये क्वेश्चन गलत कर दी थी। उसने इसमें m 2m कर दिया, इसमें m को यूज नहीं किया, सही? तो उसके दो ही क्वेश्चन गलत थे 25 में से, एक ये था। नेक्स्ट वन फास्ट, चलिए। डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज इतना, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फालतू क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड कितना है और टाइम पीरियड दिया तो ओमेगा निकल जाएगा, तो ये ओमेगा होता है, ए ओमेगा पक्का? छोड़ रहा है। द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है f1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ मास 9m। फ्रीक्वेंसी, मास को 9m कर दिया तो फ्रीक्वेंसी 1/3 हो जाएगी ना? बोलो बच्चों, क्योंकि स्प्रिंग सेम है तो k में कोई चेंज नहीं किया, बस मास में चेंज किया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? k बाई एम 1/2 पाई, यही ना? तो मास के k सेम है, 2 पाई सेम है, तो f प्रोपोर्शनल टू 1/m हो गया रूट में। 9 गुना कर रहे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना। मैं नहीं करूँ ना, आगे बढ़ूं? बेकार क्वेश्चन। k और k सीरीज में है कि पैरेलल में, मतलब कैसे जुड़ेंगे ये दोनों? मैंने कैसे बताया था इसको क्या करने के लिए? जब दो ऐसे जुड़ेंगे तो उनको खींचना मुश्किल होगा ना, खींचना मुश्किल होगा तो k क्या हो जाएगा? ऐड होगा, बढ़ेगा, तो 2k हो गया। लेकिन इसके पैरेलल में अगर k रखो तो खींचना आसान होगा ना, तो ये किस में रहेगा? मतलब 1 अपॉन करके जुड़ेगा, तो 1/2k प्लस 1/k कितना? 1/2k प्लस 1/k, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2k/3 कितना होगा? कैसे किया मैंने? 1/2k प्लस 1/k, नीचे 2k बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 प्लस 1 3, उल्टा होता है लास्ट में, तो 2k/3। अरे कुछ समझ में? 1/k इक्विवेलेंट कैसे निकला? 1/r1 प्लस 1/r2 टाइप का ना। तो यहाँ पे k था तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे सेम आ गया, और ऊपर 2 प्लस 1 3 ऐड हो जाएगा, फिर उल्टा करते हैं ना हम लोग, 2k/3। और 2k/3 पैरेलल में लगा है किसके? k के, तो खींचना मुश्किल है ना, और खींचना मुश्किल है तो बढ़ेगा, तो 2k/3 प्लस k 5k/3 कितना हो जाएगा? तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3।
अरे हाँ सॉरी, ये 2 पाई से 2 गायब कर दिया। सॉरी बच्चों, ये सब गलतियां नहीं करना है ना। वो 2 को अंदर ले गया तो 12 हो गया ना। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मुझे टेस्ट भी नहीं देना है, सही है। देना तो है लेकिन समझो अपनी समझ के लिए। चलिए खत्म करिए। एम्पलीट्यूड ए है और इसका स्पीड 3 गुना बढ़ा दिया एट इंस्टेंट व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट इज 2a/3 द न्यू एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है बच्चों कि एक पार्टिकल जो है का एम्पलीट्यूड ए है, यानी मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका एम्पलीट्यूड अभी तक ए है, मान लेते हैं ये है एम्पलीट्यूड। द स्पीड इज इंक्रीज टू 3 times at an instant when its displacement is 2a/3। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ये a है तो 2a/3 यहां पे कहीं होगा ना बच्चों। अरे 1/3 2a/3 तो 2a/3 जब डिस्प्लेसमेंट है। द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज ओके। यहां पे वो जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी अगर v थी तो उसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया 3v। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। पहले ऑसिलेट कितने से कर रहा था a से, लेकिन बोला जब वो 2a/3 पे था तो जो वेलोसिटी है उसको मैंने 3 गुना कर दिया, तो उससे नया एम्पलीट्यूड आया। बात सही है, एनर्जी बढ़ाते तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वो नया एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में? तो बच्चों जब वो यहां पे था तो स्प्रिंग का एक्सपेंशन बदला क्या? एक मिनट, जब वो यहां पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? वही थी जो पहले थी। इवन मैंने वेलोसिटी बढ़ाया तो भी। मेरी स्टोरी सुनो, स्टोरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? टोटल एनर्जी पे। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट खत्म। अब टोटल एनर्जी बस निकाल दो तो एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। और टोटल एनर्जी निकालने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है बताओ? क्या यहां पे जब था तो स्प्रिंग जो कंप्रेस था, वेलोसिटी देने से उस कंप्रेशन में कोई अंतर आया? यहां पे इस समय जब वो जा रहा था तो वो 3 कितना था? 2a/3 एक्सपेंडेड था। कितना एक्सपेंडेड था? तो 2a/3 अगर एक्सपेंडेड था तो उस एनर्जी में कोई अंतर आया क्या जब मैंने उसको वेलोसिटी दी? तो नहीं, वो तो उतनी ही थी। पक्का? लेकिन समझ गए यहां पे? लेकिन वेलोसिटी बदल गई, यानी काइनेटिक एनर्जी बदल गई। यानी हम उस सिचुएशन में जब वो एनर्जी हम एडिशनल दे रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ना करके केवल किस में चेंज कर रहे हैं? तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे हम कर रहे हैं। जब वो यहां पे है तो स्प्रिंग तो उतना ही एक्सपेंडेड है, मैंने एडिशनल क्या दिया? काइनेटिक। तो उसकी टोटल एनर्जी कैसे बदली? काइनेटिक एनर्जी एडिशन से। काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ, अगर नया एम्पलीट्यूड ए है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या ओमेगा में कोई अंतर आया? न मास ना स्प्रिंग, कुछ नहीं बदला ना हमने, तो ओमेगा में कोई अंतर नहीं आया। तो ये एज इट इज था, ए डैश हो गया, ये एम्पलीट्यूड ए डैश हो गया। अब बताओ उस समय पोटेंशियल कितनी थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। उस समय का ये कितना है एट डिस्प्लेसमेंट? 2a/3। तो उस समय का पोटेंशियल यही है ना? उस समय का पोटेंशियल यही है ना? और उस समय काइनेटिक बताओ बच्चों, हाफ एम वेलोसिटी, हाफ एम वी। कितनी वेलोसिटी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी ए स्क्वायर माइनस, याद आया? तो ए स्क्वायर, ये कौन सा ए है? पहले से जो था, अरे उस समय की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, माइनस 2a/3 का स्क्वायर। ये उस समय की वेलोसिटी है ना, और मुझे इसका कितने गुना करना था? 3 गुना। तो स्क्वायर है तो 9 गुना हो गया। काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो गई। सुनाई दिया? बस इसे सॉल्व करके ए डैश की वैल्यू निकलनी चाहिए। देखो तो फिर से, नई काइनेटिक एनर्जी, नई टोटल एनर्जी इक्वल टू वही पुरानी पोटेंशियल और नई काइनेटिक, क्योंकि मैंने पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं किया है। मान लो पोटेंशियल भी चेंज कर देता तो कुछ और हो जाता। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये है, ये हो गया। कर लो। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर सब में काट देते हैं।
यहाँ पे क्या बचा, ए डैश का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 4/9a², यही ना, प्लस यहाँ पे क्या बचा 9 टाइम्स 4/9, एलसीएम लोगे तो 5/9, 5/9 ना, 9 से 9 कट गया, a² ये भी आएगा, 4/9 प्लस 5, 9 5 जा 45 प्लस 4 49/9 a², ये ना बच्चों, रूट लेना है तो a डैश कितना हो गया 7/3a, ये ना बच्चों 7/3a, 7/3a, अच्छा 3 दिया है तो क्या आंसर आएगा 7। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था, कौन सा क्वेश्चन था 20, ध्यान से बच्चों, कैसे अप्रोच इंपॉर्टेंट है, मैं अप्रोच लिखूं क्या, न्यू एनर्जी इक्वल टू ओल्ड पोटेंशियल एनर्जी प्लस न्यू काइनेटिक एनर्जी, बस ना, ओल्ड पोटेंशियल एनर्जी प्लस न्यू काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत, समझ गए। नेक्स्ट वन फास्ट, क्या हमने कर दिया था पहले, हाँ चलो जल्दी, गड़बड़ हो गया, हम लोग कहाँ पे थे, यही था ना, ठीक, चलो फास्ट पढ़िए, ओके, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू बदल दी है बच्चों, ग्रेविटेशन का यूज करा दिया है एसएचएम में, किसे यूज करा दिया है, ग्रेविटेशन का करा दिया ना, तो अर्थ सरफेस से कितनी दूर चला गया है, पढ़ो, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके, रेडियस ऑफ अर्थ तक चला गया, और ऑलरेडी ये आर था ही, तो क्या तुम्हें याद है कैसे होता है ये, जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, क्या ये याद है तुम्हें, याद है ना, नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली हुआ ना आर स्क्वायर के, क्योंकि के क्यू तो सेम है, वही है वो भी, बाहर के लिए पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, बाहर के किसी पॉइंट के लिए ना, तो ये हो गया, यानी एक तरह से E1 अपॉन E2 इज R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, R2 कितना है 2R, R1 कितना है R, कट गया तो 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/4, है कि नहीं, तो अब देख लो क्या है बोल रहे हैं, सॉरी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 मीटर, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो कितना हो गया बच्चों 2 पाई रूट L बाई 4G ना, अब हो गया L बाई 4G, तो देखो तो क्या हो गया, ये G कितना है, G कितना है, अब G ये 4G हो गया, तो G का रूट क्या होता है, पाई होता है, हाँ पाई स्क्वायर, तो ये G का रूट क्या हो गया पाई, तो ये G इससे कट गया, कटा, और लेंथ कितना था बच्चों 4 मीटर, ये दोनों इससे कट गए, आंसर कितना आया 2 सेकेंड, क्या सबको समझ में, नहीं, फिर से नया टाइम पीरियड की बात करते हैं, फिर से एक बार बोलो, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट L बाई G, G की जगह पे कितना हो गया
g/4 हो गया था। कितना हो गया था? g/4 ना? हाँ, तो g/4 तो 4 ऊपर आ जाएगा ना? ओके सॉरी, मैंने g को अब 2 पाई रूट g के बराबर होता है। पाई कितना होता है? लगभग सही। बचा कितना? 4 इंटू 4 16 का रूट कितना? 4 यानी 8 सेकेंड। आंसर कितना हो गया? 8 सेकेंड। चलिए चलिए बताइए। A simple harmonic oscillator has an amplitude A and time period 6 pi second. Assuming the oscillation start from mean position. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन। स्टार्ट फ्रॉम मतलब हमने विजुअल करना कहाँ शुरू किया? मीन पोजीशन। स्टार्ट का मतलब मीन पोजीशन स्टार्ट नहीं हो सकता। मीन पोजीशन कैसे स्टार्ट होगा? इसका मतलब कि ऑसिलेट कर रहा है, हमने कहाँ से देखना शुरू किया? उस कंडीशन में इक्वेशन कैसे लिखेंगे? A sin ओमेगा टी। एंड से शुरू होता तो कितना लिखते? A sin ओमेगा टी प्लस 90। समझ गए ना? ये सब याद है? तो ये मीन पोजीशन शुरू हो रहा है। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम A टू रूट 3/2A। ओके, A से मेरे ख्याल से सबको याद होगा ये वाला पॉइंट। A से कहां तक जाना है? रूट 3/2A। तो बच्चों ये A है और यहां तक जाना है, तो कितना एंगल चलना है? 30 ना। रूट 3/2A डिस्प्लेसमेंट कब होता है? 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? 60। और एम्पलीट्यूड के लिए पूरा A के लिए कितना होता है? 90। तो यहाँ 90 से A रूट 3/2A मतलब 60 तक जाना है, तो कितना चलना है? 30 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री चलना पड़ेगा उसको। कितना चलना पड़ेगा? 30। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड 30 डिग्री चलने के लिए t/12 होगा ना? कैसे? टाइम पीरियड लगता 360 चलने में, तो क्या लगेगा? 30 चलने में। यही ना बच्चों? ये टी डैश हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड दिया है 6 पाई इंटू 1/12 पाई/12 पाई/12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। हाँ 12। अच्छा हाँ यार 2, तो 2 आ जाएगी। ठीक। लाइव डिस्कशन से थोड़ा प्रेशर रहता है दिमाग पे, नहीं ज्यादा। When the displacement of simple harmonic oscillator, आराम से दिमाग में क्या चल रहा है ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं जैसे तुम लोग के दिमाग में चलता होगा। वैसे क्लास में पढ़ाते तो ऐसा नहीं चलता है, लेकिन अभी क्योंकि लाइव है तो वो चल रहा है दिमाग में कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा, उसी से और गलत हो रहा है। ऐसे होता है ना तुम लोगों के साथ? कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है तो और गलत हो जाता है। चलो ठीक है, ट्राई करिए। When the displacement of a simple harmonic oscillator is 1/3 of its amplitude, the ratio of total energy to kinetic energy. ओके, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 1/3। बढ़िया क्वेश्चन ये है, लेकिन अच्छा है कि क्या पूछा उसने। देखो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1/3 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? टोटल का 1/9। भाई डिस्प्लेसमेंट फिर से, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यही तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होती होगी। अरे बोलो, समझे कि नहीं?
लेकिन यहां पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है 1a/3 पे, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज स्क्वायर बाई 9 है ना। सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी मैक्सिमम एनर्जी का 1/9 है। मैक्सिमम एनर्जी का क्या है? कौन? पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितना होगा 8/9। काइनेटिक कितना होगा? यानी हम काइनेटिक निकालने के बजाय पहले पोटेंशियल निकाल के टोटल में से माइनस कर दे तो 8/9 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं? द टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 8/9, तो 9 टाइम्स 9/8 हो जाएगा। बोलो बच्चों, सोच लो आराम से। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला? टोटल माइनस पोटेंशियल। पोटेंशियल 1/9 था, तो 8/9 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही हुआ ना। दोनों का रेशियो चाहिए, तो कितना आएगा 9/8। आंसर बताओ 9। बहुत ही आसान एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन तब था, देख लो हमने क्या किया। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी देखना आसान होता है अगर क्या दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो। तो डिस्प्लेसमेंट से काइनेटिक एनर्जी निकालने के बजाय पोटेंशियल एनर्जी निकाल के क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो कोशिश करो उस पर ज्यादा। ठीक ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से ट्राई करिए, फटाफट जल्दी से। हर चीज में मैं ही बोल रहा हूँ, ट्राई करिए, कर तो मैं ही रहा हूं। खत्म करिए जल्दी से। पार्टिकल लिक्विड सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड दिया है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? वी मैक्स होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या निकल जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल सकता है। तो ठीक है, ए ओमेगा दे रखा है, कितना दे रखा है ए ओमेगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही ना। और क्या दे रखा है? ओहो हो, बहुत ही गंदा क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड दे रखा है कितना? 4। तो क्या निकल जाएगा ओमेगा 5/2, यही ना। तो जब इसकी स्पीड 5 है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तो पूछा है। तो स्पीड कितनी है बच्चों? 5 इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। बोलो बोलो, ओमेगा हम निकाल चुके हैं, ये 5 है ही। ए हमें पता है, क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा ना। तो ये 5, ओमेगा कितना है? 5/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए कितना है बच्चों? ए है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही हमारा आंसर आएगा। ये सब सब सेंटीमीटर में है ना। हाँ, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना बच्चों। ये कटा, 2 गया, स्क्वायर करो 4 गया, 16 माइनस 4 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कितना? √12। यस, तो आंसर कितना आ गया? 12। जल्दी से। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेटिंग नहीं, लीनियर, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सही है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, सही है। द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, गलत है। तो एबीसी सही है, क्या सही है? एबीसी। चलो, ज्यादा गंदा क्वेश्चन आ गया था नहीं। A particle execute action of amplitude A, the distance from mean position when its kinetic energy becomes equal to potential energy, बताया था a/√2। बोलो बच्चों, रटाया था हम लोगों ने, और कुछ आंसर भी निकाला था, और भी n टाइम्स होने के लिए, n+1 का रूट, यही ना। ठीक है, फिर से हमने कहा था कि पोजीशन जहां पे पोटेंशियल काइनेटिक का n टाइम्स हो जाए, कि काइनेटिक पोटेंशियल का नहीं, पोटेंशियल काइनेटिक का n, वहां पे हो गया था a × n/n+1।
n टाइप्स होने के लिए, 2 गुना होने के लिए 2 रख देना है ना। तो अभी हमने इक्वल कर दिया तो n कितना हो जाएगा 1, तो 1/√2 हो जाएगा। चेक कर लोगे ना? तो ये जनरल है। पोटेंशियल एनर्जी n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होने के लिए ये कंडीशन हो गई x की वैल्यू। चलो represent the difference between total energy and potential energy. Difference between total energy and potential energy is kinetic energy. तो kinetic energy की बात हो रही है डिस्टेंस साथ, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ, kinetic एनर्जी का इन्वर्टेड पैराबोला होगा, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, बाकी जगह पे कम होता है, यही ना? कहाँ हो भाई, यही हो? अच्छी डिजाइन बनाया था आखिरी वाला, नहीं? चलो फास्ट 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 फास्ट, ये गंदा वाला क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है, 2023 में ज्यादा आसान हो गए थे, अभी ठीक आया है ना 25 में, ओवरऑल ठीक आया है, थोड़ा मेहनत करने वाली है। चलिए, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, इक्वेशन दिया हुआ है, किसी टाइम पे, किसी टाइम पे दिया है बच्चों, cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2a, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है 40, कटिंग एट दैट टाइम इज 200, द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, के की वैल्यू पूछा है। तो क्या क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है √3/2a, यही ना डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इज 40 सेंटीमीटर, चलो वो तो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट ए टाइम, एम्पलीट्यूड दिया है 40 सेंटीमीटर, काइनेटिक एनर्जी दिया है 200 जूल, पूछा क्या है फोर्स कांस्टेंट, यानी किसी तरीके से तुम्हें ओमेगा फ्रीक्वेंसी या के निकाल देना है, ओमेगा निकाल देना है, यही ना? क्या निकाल देना है बच्चों, ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मास दिया है क्या, नहीं दिया है, कैसे निकालते हैं हम लोग, कैंसिल हो जाएगा, वही कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, नहीं, वो किसी टाइम पे का है, मैक्सिमम नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, यही ना बच्चों, ये दिया है। तो मास कैसे कैंसिल हो रहा है, कहाँ कैंसिल हो रहा है, अच्छा हाँ, इसीलिए, तो बस सब कुछ दिया है तुम्हें, वैल्यू पुट कर देना, यही ना बच्चों। हाफ एम, हमें ओमेगा नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है फोर्स कांस्टेंट, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो k/m, हो गया, हो गया ना। और ये a कितना है बच्चों, अब कर लेना, तुम कर लोगे, ए स्क्वायर दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, दिया है ना सब, हो जाएगा, ठीक, दिया है ना, पुट पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, मन नहीं कर रहा अब, ज्यादा हो गया। A particle executing simple harmonic motion, the ratio of potential energy and kinetic energy of the particle when its displacement is half its amplitude. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो जब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हाफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हाफ, तो n पूछा है, काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो 1/n पूछा है, कितना पूछा है, तो x कितना है हाफ है, तो कट जाएगा 1/2 बचेगा ना बच्चों, इक्वल टू कितना 1/1 प्लस n, क्यों ऐसा करूं, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल 1/n होगा ना, तो इसको उल्टा कर दें, तो 1 + 1/n का रूट कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, तो 1/n कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 3/4, 3/4, हाँ यार क्या करते रहते हो, 4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/3,
कितनी हो जाएगी? समझे कि नहीं? बस उसमें पुट कर दो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, काम का है। चलिए, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion with displacement x, काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ। अरे यार, ठीक है ना? यही तो है ना? फॉर पीरियोडिक मोशन दिस, ओ सबको याद है साइन और कॉस है, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है? तो √2 हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड। याद आया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास इतना, स्पाइरल स्प्रिंग, नहीं गधा है, स्पाइरल स्प्रिंग इसको कहते हैं। ये स्पाइरल स्प्रिंग है, ओके? वो हेलिकल स्प्रिंग होता है, सही? एम्पलीट्यूड इतना दिया है, टाइम पीरियड दिया है, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द, एम्पलीट्यूड दिया है और टाइम पीरियड दिया है, तो ए मैक्सिमम फोर्स क्या होगा बच्चों? एम मैक्सिमम फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर ए ना, ये तो मैक्सिमम फोर्स है। एम दिया क्या? हाँ। टाइम पीरियड दिया तो 2π/t। ए कितना है बच्चों? 1, नहीं यही है, सही ना? पाई से पाई कट गया, 20। चलो बहुत हो गया, सब हो गया, नहीं गंदे क्वेश्चन निकल गए, शुरू हो गए। वैसे पीछे जाओगे तो और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फिर भी पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएम, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल x/2 है। बच्चों t = 0 पे ये कहां है पार्टिकल? इक्वेशन लिखने की बात कर रहा है। t = 0 पे पार्टिकल कहां पे है? a/2 पे कितना फेज है ऑलरेडी? 30। कितना फेज है? इक्वेशन लिखने के लिए बोला था मैंने। तो t जब देखना शुरू करेंगे उस समय फेज कितना है? 30। तो फेज अगर 30 तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन लिखने के लिए बोला था मैंने, तो बोलते क्या नहीं हो तुम लोग? मैंने कहा था पार्टिकल कहां से चला उसे मतलब नहीं है, बस चलते समय जब तुमने देखा तो कहां पे था? तो t = 0 पे जब तुमने देखा तो वो कहां पे था? a/2 पे था। a/2 पे था तो कितना एंगल पे था? 30। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? y = a sin ωt प्लस 30, 35/6 होगा ना? वही तो कह रहा हूँ, वो इक्वेशन लिखवा रहे π/6, बच्चों वाला क्वेश्चन कराया ना इक्वेशन लिखने का। तुम कुछ लोग बता दिया भी करो तुम लोग, कुछ लगे कि हाँ कुछ पढ़ाते हैं हम लोग। देखो ये सारे वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम लोगों ने सर्कुलर पे प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी वही है ना? फॉर पार्टिकल पी रिवॉल्विंग, ध्यान से मैं कहूंगा ना एसएम को लास्ट से शुरू करना। क्यों? असल में हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए 3 साल, वो वाले हैं जब ढेर सारे आते हैं 10-10, 12-12, तुम्हारी प्रैक्टिस उसी 10-12 पे हो जाती है, और फिर मैं बाकी हम लोग नहीं ध्यान देते। क्यों? तो उतने में ही खत्म हो जा रहा है आदमी, बच्चा उससे ज्यादा कर ही नहीं रहा है। 13-14 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं 3 साल के, 14, 42, 50, 60 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो 50-60 क्वेश्चन में ही रह जा रहे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे बने? एक पेपर में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइप का सारा देना पड़ेगा ना, या उसी लेवल का, तो हमारा लेवल वही रह जाएगा अगर वही करेंगे तो वैरायटी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडवांस देखो प्लस पीछे जाओ, वैरायटी देखना है। वैरायटी मतलब कौन से टाइप और आ सकते हैं, तो थोड़ा पीछे जाओ, 20, 21, 19, 18, 17 तक जाओ, जिससे कि तुम्हें वैरायटी मिले कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। खाली मेंस के क्वेश्चन इतने से नहीं करना है, अपना मटेरियल पूरा सॉल्व करने के बाद ये चीज क्लियर है ना? तो ये देखो कि उसमें कैसा आ रहा है। अगर ये देखना है तो केवल शुरू पिछले 3 सालों में नहीं रहना, ध्यान रखना, उससे पीछे जाना। केवल 3 सालों में रहोगे तो वो एक टाइप के क्वेश्चन चुन लेता है, तो सब में सभी पेपर वही देना कंपलसरी हो गया, एक तरह से सेम लेवल देना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता। चलो ये देखो तो जरा क्या बोल रहे हैं।
प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस एट ए टाइम कितना होगा? ये t इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 5/6 का कॉस। ये कितना है? 30, दैट इज 5/6। और फर्दर कितना चला? ओमेगा टी। ये फिर से इक्वेशन लिखवा रहा है। तो देखना शुरू कहां पे किया हमने? t इक्वल टू 0 पे 30 डिग्री पे 5/6 पे, और फर्दर कितना चलेगा? ओमेगा टी। तो इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू a cos, क्योंकि x एक्सिस पे प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, a cos ओमेगा टी प्लस 5/6। समझे क्या बच्चों? क्योंकि x एक्सिस पे अगर y पे पूछता तो साइन आ जाता। तो मैक्सिमम टेंशन पेंडुलम इतना है, इतना केजी, इतना ग्राम का है, ऐसे हम कर रहा है। एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड से क्या निकल जाएगा? 2 पाई रूट एल अपॉन जी से क्या निकल जाएगा? ओमेगा। क्या निकल जाएगा? टाइम पीरियड ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा और एम्पलीट्यूड दिया तो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मैक्सिमम कहां की होगी? लोएस्ट पॉइंट की। कहां की होगी? और लोएस्ट पॉइंट पे क्या लगा दो? एफ नेट इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, तो उसे टी निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, समझे कि नहीं? द मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग फाउंड टू बी इतना। मैक्सिमम टेंशन कहां पे होगा? लोएस्ट पॉइंट पे। तो फिर से सुनो बच्चों, ये बोल रहा है कि ये जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? मैक्सिमम टेंशन यहाँ का होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी मैक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वी मैक्स। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। समझ गए? टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, टेंशन निकल जाएगी। आ जाएगा? कर लोगे? टी स्क्वायर और लेंथ में वो तो लीनियर हो जाएगा। अरे टी इक्वल टू रूट एल अपॉन जी होता है, लेकिन टी स्क्वायर और एल में करोगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कैसा आ जाएगा? लीनियर। ये होगा ना? क्या मैं बताऊं? टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा कि नहीं? तो ये वाई इक्वल टू एमएक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। एम्पलीट्यूड 3 है, डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी। 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमें क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आराम से डिस्प्लेसमेंट पूछा है। नहीं, थोड़ा सा यहां पे ना सिंपल मैथ कॉन्सेप्ट लगा रहा है बस। तो द डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ले बच्चों? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी इससे कितना ज्यादा होगी? यानी 1.25। बोलो, 25% का मतलब 1.25 टाइम्स हो गया। कितना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे होगा ना? और ये दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझे? अच्छा क्वेश्चन अगर दिमाग लगा दिया तुमने, लेकिन बैठ के अगर गलती से फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पोटेंशियल मान लो, करंट उसका 1.25 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 25% ज्यादा है। दोनों मिलकर टोटल एनर्जी बनाते हैं। काम खत्म एक लाइन में। यानी ये केवल वहां पे बैठ के फट से दिमाग परसेंटेज पे चलने की बात है कि परसेंट पे दिमाग, तुम्हारा दिमाग चल गया अगर। अच्छा क्लियर? क्या मैं निकालूं? क्या निकल जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर और 1.25 2.25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। तो 2.25 का रूट क्या होता है? 15। 1.5, तो ए अपॉन 1.5, ए अपॉन 1.5। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो ए कितना है बच्चों? 3। 1.5 कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से मैं बोलूंगा
ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? एक सेंटेंस पे खत्म हो रहा है। वो सेंटेंस अगर नहीं आया दिमाग में तो इस क्वेश्चन को करते समय मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है। एक क्वेश्चन और मैंने तुम्हें बताया होगा, एलसी ऑसिलेशन पढ़ाया था मैंने? नहीं। वहां पे भी इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। इंडक्टर और क्या होता है बच्चों? कैपेसिटर। और दोनों की एनर्जी मिलकर मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होती है। तो सेम क्वेश्चन वही है। अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक एनर्जी किसी टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 25 से 25% ज्यादा है, सेम क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर और इसका उससे कितना ज्यादा है? 25%। तो 1.25 टाइम्स हाफ एल आई स्क्वायर मिलके जो भी मैक्सिमम एनर्जी होगी, ई मैक्स जो भी दिया होगा उसके बराबर कर दो, करंट निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन ये याद आ रहा है, एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है और आता रहता है। ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, ये एलसी ऑसिलेशन पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 25। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तो एट ए इक्वल टू एट ए बाई 2 द काइनेटिक एनर्जी विल बी। ए बाई 2 पे वेलोसिटी कितनी होती है? फिर से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर से अच्छा नहीं मतलब सर्किल पे काम करने वाला। ए बाई 2 पे बच्चों, ए बाई 2 यहां पे होता है ना, ये मीन है तो ए बाई 2 का यहां पे होगा ना। तो 8/2 पे वेलोसिटी √3/2 टाइम्स होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की। √3/2 टाइम्स होती है मैक्सिमम वेलोसिटी की, बोलो बच्चों। और √3/2 टाइम्स अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की होगी तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 टाइम्स होगी। कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 3/4 टाइम्स, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इसका 3/4 कितना होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से फिर से सुनो बच्चों, इसको ध्यान से सुनो। ये a/2 पे बात कर रहा है, तो a/2 मतलब कितना एंगल? a/2 मतलब कितना एंगल? जिन लोगों का छूट गया है सैटरडे और संडे मिला के छुट्टी है 11th वालों की, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूं। लेकिन ये सब देख लेना, उनको भी बोला कि देखो मैं एक दिन में खत्म करूंगा 3-4 घंटे में। तो जिसका छूटा हुआ है आप बढ़िया से उसमें बैठ के पढ़ लेना अभी। लेकिन इसको देखो, 1-2 दिन है ना अभी, आज थर्सडे फ्राइडे, आज और कल, परसों क्लास रख लेंगे। ये a/2 एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो a/2 पे वेलोसिटी होती है √3/2 v मैक्स, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी के कंपैरिजन में √3/2 टाइम्स होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? यानी इस समय की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 3/4 टाइम्स होगी। और वही पूछा हमसे। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ये हमेशा नहीं होता, तुम जानते हो ना, मैंने कुछ बताया था। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हमेशा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, जरूरी है? नहीं, लेकिन दे रखा है तो उतना मानेंगे हम लोग। अरे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। हाँ, तो ये कितना आएगा? लगभग 18 आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं? जानते हो तुम? अरे जान रहे हो ना, पैरेलल में कि सीरीज में? हाँ, ज्यादा जोर से धक्का देना पड़ेगा, याद है? जब धक्का दोगे तो ये भी कहेगा मत आओ, ये भी कहेगा मत जाओ, तो ज्यादा जोर से धक्का देना पड़ेगा। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 2K। तो कर लोगे ना? अभी पहले 1 kg का मास रखा है, जब 2 kg का मास रखा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? सही है, स्प्रिंग वही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी K/M होता है ना, कितना होता है? K/M। तो M के इनवर्सली हो गया, तो √2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ना। बाद में मास बढ़ा दे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा, यही ना? कम हो जाएगा ना, ये ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में ये रिलेशन है। टाइम पीरियड दिया है तो वैल्यू ऑफ एक्स।
कुछ नहीं बच्चों, उसमें वैल्यू पुट कर दो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। वी स्क्वायर कितना है? 50 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यही ना, 1/2। ये हुआ कि नहीं? अरे बोलो, तो इसमें क्या दिया है? ये दिया है ना, ये क्या है? v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही तो है। तो ये तो ओमेगा दिख रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, हाँ ओमेगा दिख रहा है ना, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? ओमेगा दिख रहा है 1/2, और ये होता है 2 पाई बाई टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पाई। टी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पाई। और ये किसके बराबर है? क्या गलत कर दिया कुछ? वो 4 है ना। अरे वी स्क्वायर फिर से देखो, ये वी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 50 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यही है ना। तो v कितना हो जाएगा? 1/2 रूट 50 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना भाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस किया तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही होगा ना। अब क्या बोल रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो भाई यही तो ओमेगा है। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई/t, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 4 पाई। क्या करना चाहता है ये? हमारा तो गलत नहीं है, लेकिन पाई की वैल्यू रख देते हैं। 4 इंटू 22/7 मस्ट बी इक्वल टू x/7। अच्छा 44 आ रहा है, एक्स वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ 88। कितना आ रही है? कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ना। कंपेयर कर लेना उसको। चलो बस हो गया, रहने आज इतना। सर नहीं आया क्या?